विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको मार्क्स के राज्य और शासन संबंधी विचारों के बारे में बताऊंगी। राज्य और शासन के संबंध में मार्क्स के द्वारा अपनी विचारधारा का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। उसके विचारों को हम इन शीर्षकों में जान सकते हैं। पहला, राज्य की उत्पत्ति का कारण, वर्ग विभेद। राज्य के संबंध में मार्क्स की विचारधारा सामान्य मत के सर्वथा विपरीत है। प्लेटो, अरस्तू और अन्य अनेक विचारकों का मत है कि राज्य एक ऐसी स्वाभाविक और नैतिक संस्था है जो मानव जीवन के साथ ही जुड़ी हुई है, लेकिन मार्क्स राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है। आदिम साम्यवादी अवस्था में समाज के सदस्यों के बीच हितों का कोई संघर्ष नहीं था, इसलिए संपूर्ण समाज मिलकर अपने मामलों का प्रबंध स्वयं कर लेता था। राज्य का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन दास प्रथा के युग में स्थिति बदल गई। इस युग में स्वामियों के हाथ में भूमि, संपत्ति और उत्पादन के समस्त साधन थे और ये दासों का शोषण करते थे। स्वामी वर्ग के सदस्यों की संख्या बहुत कम थी और बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए उन्हें शक्ति का आश्रय लेना पड़ा। इनके द्वारा सेना, पुलिस, न्यायालय और कारागार आदि की व्यवस्था की गई। इन संस्थाओं पर उन लोगों का अधिकार था जो शोषक वर्ग के समर्थक थे। यहीं से राज्य संस्था का सूत्रपात हुआ। इस प्रकार राज्य संस्था का निर्माण एक वर्ग का दूसरे वर्गों पर आधिपत्य और नियंत्रण रखने के लिए किया गया। दूसरा, राज्य और शासन शोषण के यंत्र। राज्य का उदय वर्ग विभेद के कारण हुआ और राज्य संस्था सदैव ही शोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य करती रही। सामंती युग में राज्य की शक्ति और साधनों पर सामंतों का अधिकार होता था और इस अधिकार के माध्यम से वे बहुसंख्यक कृषक जनता का शोषण एवं उत्पीड़न करते थे। पूंजीवादी युग में राज्य संस्था पर पूंजीपति वर्ग का आधिपत्य है और पूंजीपति वर्ग राज्य संस्था की सहायता से श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। मार्क्स के अनुसार यह बात प्राचीन काल के निरंकुश राज्यों के समान ही वर्तमान काल के तथाकथित लोकतंत्रीय राज्यों के संबंध में भी सत्य है। इन राज्यों में लोकतंत्र केवल दिखावे की ही वस्तु होती है और राज्य की वास्तविक शक्ति पूंजीपति वर्ग एवं उसके समर्थकों के ही हाथ में होती है। मार्क्स और एंजल्स के अनुसार राज्य एक पक्षपात रहित संस्था नहीं है जिसका उद्देश्य सब वर्गों और शक्तियों के हितों की रक्षा करना हो, वरन यह एक ऐसी वर्गीय संस्था है जिसका उद्देश्य शोषक वर्ग के हितों की रक्षा करना और उसे शोषित वर्ग के अधिकाधिक शोषण की ओर प्रवृत्त करना है। स्वयं मार्क्स के शब्दों में राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। तीसरा, अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र। राज्य मार्क्स राज्य को अनावश्यक कहकर उसके विलीनीकरण में तो विश्वास व्यक्त करता है, लेकिन इसके साथ वह यह मानता है कि साम्यवादी क्रांति के प्रथम चरण में ही राज्य का अंत संभव या वांछनीय नहीं है। पूंजीवाद के अंत के बाद भी राज्य कुछ समय तक अस्तित्व में रहेगा और इस काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित होगा। इस काल में राज्य की शक्ति का प्रयोग सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूंजीपतियों के प्रतिरोध को कुचलने तथा पूंजीवाद के अवशेषों को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। मार्क्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र में यह कहा है कि अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग की अधिनायकवादी सरकार द्वारा वैयक्तिक संपत्ति के उन्मूलन, पैतृक अधिकारों की समाप्ति, यातायात एवं संवाद वाहन के साधनों का राष्ट्रीयकरण, बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण, पूंजीपतियों की जमा पूंजी को समाप्त करने के कठोर कदम उठाए जाएंगे। चौथा, राज्यहीन व वर्गविहीन समाज की स्थापना का आदर्श। साम्यवादी राज्य का अस्तित्व वर्ग संघर्ष के कारण मानते हैं और उनके अनुसार राज्य एक स्थायी संस्था नहीं है। अतः उसका विचार है कि सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद के बाद जब विरोधी वर्ग का अंत हो जाएगा तो राज्य की सत्ता का भी अंत हो जाएगा और राज्यहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना के बाद से ही वास्तविक साम्यवादी समाज का प्रारंभ होगा। मार्क्स के शब्दों में पुराने बुर्जुआ समाज तथा उसके वर्गों और वर्ग विरोधों के स्थान पर हम एक ऐसे समाज की स्थापना करेंगे जिसमें प्रत्येक का स्वतंत्र विकास सभी के स्वतंत्र विकास की आवश्यक शर्त होगी। राज्य विहीन और वर्ग विहीन आदर्श समाज में धर्म, जाति, रंग, धन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और प्रत्येक को अधिकतम न्याय प्राप्त हो सकेगा। ऐसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ निश्चित समय के लिए आवश्यक रूप से परिश्रम करना पड़ेगा और उत्पादन सामाजिक आवश्यकताओं के अधीन होगा। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं और योग्यता के अनुरूप वस्तुएं व पारिश्रमिक प्राप्त होगा और जो व्यक्ति काम करने योग्य नहीं होंगे उनके लिए सामाजिक सहायता और सामाजिक बीमे की व्यवस्था होगी। धन्यवाद।